गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं एक नए टॉपिक के साथ। कहने को तो मटेरियल मैनेजमेंट ही है, लेकिन मटेरियल मैनेजमेंट में कॉर्पोरेट पॉलिसी का क्या रोल है उस सबको आज की क्लास में कवर करेंगे। मैं डॉक्टर तृप्ति विजयवर्गीय, एसोसिएशन सुबोध पीजी ऑटोनॉमस कॉलेज से अपने यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का वेलकम करती हूँ और उम्मीद करती हूँ आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है। नहीं किया है तो आप कर दीजिए, साथ में शेयर और लाइक करना मत भूलिए एंड कीप वॉचिंग माय वीडियोस रेगुलरली। शुरू करते हैं आज की क्लास को। क्या होता है कॉर्पोरेट पॉलिसी और फिर मटेरियल मैनेजमेंट में इसका क्या इन्वॉल्वमेंट है। देखो, कॉर्पोरेट पॉलिसी पढ़ाने से पहले मैं चाहती हूँ आपको मैं पॉलिसी बताऊं कि होती क्या है पॉलिसी। बहुत सारे कॉमर्स के स्टूडेंट्स और नॉन कॉमर्स के स्टूडेंट्स भी पीपल आर नॉट इजी टू अंडरस्टैंड द वर्ड पॉलिसी। क्या होती है पॉलिसी। अभी मैं आपसे पूछती हूँ कि अगर आप मुझे बताइए एक नीति क्या होती है, तो आप मतलब आपको ये लगेगा हमें पता है पर वी कैन नॉट एक्सप्लेन। बस यही चीज है। तो जो चीजें आप एक्सप्लेन नहीं कर सकते ना, उसके ऊपर फोकस करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसीलिए मैं आगे बढ़ने से पहले आपको पॉलिसी बताती हूँ कि होती क्या है पॉलिसी। देखो, पॉलिसी एक वो साधन कहना चाहिए जो हमें सिरे तक पहुंचाएगा। हमारे जो लक्ष्य हैं, हमने जो हमारा ऑब्जेक्टिव तय किया है, हमारे जो गोल्स हैं, उन तक पहुंचने के लिए जो प्रोसेस ऑफ एक्शन होगा वही है पॉलिसी। तो कहने को ये कहना चाहिए एक जनरल गाइडलाइन होती है पॉलिसी, जिसके जरिए हम डिसीजन मेकिंग करते हैं, जिसके जरिए उन डिसीजन मेकिंग के साथ हम उस अंतिम सिरे तक पहुंचने की कोशिश करते हैं। इसी को कहा गया है पॉलिसी। तो ये कहना चाहिए इट इज अ सीरीज ऑफ स्टेप बाय स्टेप एक्शंस। बहुत सारे एक्शंस का एक के बाद एक जो चरण है उसका एक पूरा श्रृंखला है, वही है पॉलिसी। ठीक है। और ये क्यों है पॉलिसी, जरूरत क्यों पड़ती है पॉलिसी की। तो जब भी हमें पॉलिसी डिसीजंस लेने पड़ेंगे, हमें पॉलिसी की जरूरत पड़ेगी, उन एक्शंस को फॉलो करने की जरूरत पड़ेगी जिसके तहत हम उन ऑब्जेक्टिव्स को प्राप्त कर सकते हैं। तो आपको पॉलिसी समझ में आता है। अब बात करते हैं कॉर्पोरेट पॉलिसी। कॉर्पोरेट पॉलिसी यानी एक ऑर्गेनाइजेशन की नीति। ऑर्गेनाइजेशन की नीति चाहे प्लानिंग हो, चाहे ऑर्गेनाइजिंग हो, चाहे कंट्रोलिंग हो, स्टाफिंग हो, सिलेक्शन हो, रिक्रूटमेंट हो, डायरेक्शन हो, कोऑर्डिनेशन हो, जितने भी हमने मैनेजमेंट के फंक्शन पढ़े ना, वो सब कॉर्पोरेट के फंक्शंस होते हैं। अब कॉर्पोरेट के फंक्शंस हैं और कॉर्पोरेट के जो लक्ष्य हैं, उन लक्ष्यों को अटेन अगर हमें करना है तो हमें कॉर्पोरेट पॉलिसी बनानी ही होगी। तो अगर बात करें प्लानिंग की या कंट्रोलिंग की, तो आपको ध्यान है मटेरियल प्लानिंग और कंट्रोलिंग भी पढ़ा है हमने। आज हम मटेरियल मैनेजमेंट भी पढ़ रहे हैं और उसके साथ में हम कॉर्पोरेट पॉलिसी की भी बात कर रहे हैं। एक यकीन मान लीजिए इस बात का कि जब एक बिजनेसमैन अपना एक बिजनेस रन कर रहा होता है तो उसे किसी एक एस्पेक्ट पे नहीं फोकस करना होता है। ईच एंड एवरी एस्पेक्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर हिज ऑर्गेनाइजेशन। मतलब ना केवल उसके लिए, उसकी संस्था की सफलता या उसके एग्जिस्टेंस रेशो को मेंटेन करने के लिए भी उसे अपना ध्यान सब जगह पे लगाना पड़ता है। तो अब अगर बात कर रहे हैं मटेरियल मैनेजमेंट की, साथ में बात कर रहे हैं कॉर्पोरेट पॉलिसी की, तो एक ध्यान रखना चाहिए कि जब भी हमें कॉर्पोरेट गोल्स को अचीव करना है तो हमें पॉलिसी को बनाना ही पड़ेगा। तो वी कैन से कि कॉर्पोरेट गोल्स कैन बी अचीव्ड विद द हेल्प ऑफ कॉर्पोरेट पॉलिसी। और कॉर्पोरेट गोल्स कैसे हम सेट करेंगे। सबसे पहले हमें अपना स्वॉट एनालिसिस करना पड़ेगा। स्वॉट एनालिसिस का मतलब होता है जो हमारी स्ट्रेंथ है, वीकनेस है, अपॉर्चुनिटी है और थ्रेट्स है, इन सब के बारे में एक गहरा एनालिसिस, एक गहरी स्टडी। हमारी ताकत क्या है, हमारी कमजोरी क्या है, हमारे पास कितने अच्छे मौके दिए हैं हमारे भगवान ने, हमारी सराउंडिंग ने, और कौन कौन सी हमारे लिए मुश्किलें हैं, थ्रेट्स हैं या डर है या भय है, वो सब चीज़ों का एनालिसिस करना पड़ेगा। देखो, जैसे कि अपन कहते हैं ना, हम एक दूसरे से कंपेयर करके केवल मुश्किलों में पड़ेंगे। हर एक व्यक्ति की अपनी क्षमताएं हैं, अपने सोर्सेज हैं, अपना एक बैकग्राउंड है, अपनी सराउंडिंग है, अपना एक परिवेश है। इन सब के साथ आप किसी दूसरे के बैकग्राउंड, दूसरे के परिवेश, दूसरे के फाइनेंशियल सोर्सेस को देख करके अपने आप को उसके जैसा बनाने की अगर आप कोशिश करते हैं ना तो आप खुद रह पाते हैं, ना वो आप उसके जैसा बन पाते हैं। तो ये बहुत गलत काम हो जाता है।
तो स्वॉट एनालिसिस ये कहता है कि फर्स्टली यू हैव टू जज योर स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स। क्योंकि इस संसार में हर एक व्यक्ति को हमारे ऑलमाइटी गॉड ने हर एक को कुछ ना कुछ खास नियामतें बख्शी हैं, कुछ खास गिफ्ट उसे दिए हैं। अब वो गिफ्ट उसके पास क्या है, उसे वो चीज भी तलाश करनी होगी, और उसके पास क्या कमजोरी है, क्या उसकी कमी है, उसको भी तराशना होगा। एज पर द स्वॉट एनालिसिस द पर्सन कैन बी सेट हिज ऑब्जेक्टिव वेल, अच्छी तरीके से अपने ऑब्जेक्टिव्स को डिफाइन कर सकता है। इसलिए जब भी हम कॉर्पोरेट गोल्स की बात करेंगे हमें स्वॉट एनालिसिस करना ही पड़ेगा। आपने स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट पढ़ा होगा, उसमें हम सबसे बड़ी बात है कि हम अपने गोल्स को कैसे सेट करते हैं, तो स्वॉट एनालिसिस का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो यहाँ पे भी हमें स्वॉट एनालिसिस करना पड़ता है। उसके बाद हम अपनी पॉलिसी को फ्रेम करते हैं। अब जब पॉलिसी को फ्रेम करते हैं तो बहुत सारे एरियाज होंगे, हमें अपनी पॉलिसी को फ्रेम करते समय बहुत सारे सभी एरियाज पे दिमाग लगाना होगा, चाहे वो मटेरियल हो, चाहे वो मार्केटिंग हो, फिनेंस हो, कॉस्ट कंट्रोलिंग हो, क्वालिटी मेंटेनेंस हो, रिसर्च डिपार्टमेंट हो, अगर सेलिंग डिपार्टमेंट हो, कोई भी हो सकता है। उन सब के ऊपर हमें दिमाग लगाना पड़ेगा। क्यों लगाना पड़ेगा? क्योंकि हमारा जो ऑब्जेक्ट है, दो ही ऑब्जेक्ट मेन काम करते हैं और साथ साथ चलते हैं, हाउ टू मिनिमाइज द कॉस्ट एंड हाउ टू मैक्सिमाइज द प्रॉफिट। इसके साथ होता है हाउ टू मेंटेन आवर कस्टमर सेटिस्फैक्शन। तो ये जो चीज है ना, कहने को ये शब्द हैं, लेकिन ये शब्द नहीं है, ये बहुत गहरी बातें हैं। ये पूरी एक एनालिसिस है, एक स्टडी है, इसको करना पड़ता है और एक एक स्टेप इसी के आजू बाजू घूमता है, इसी के इर्द गिर्द घूमता है। तो एक बिजनेसमैन के लिए ये कॉर्पोरेट वर्ल्ड में बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि वो अपनी पॉलिसी को फ्रेम कैसे करता है और किन किन एरियाज पे फोकस करता है। अब क्योंकि हमारा एरिया है मटेरियल मैनेजमेंट, तो हम बात करते हैं कि जब पॉलिसी बनती है तो मटेरियल मैनेजमेंट पॉलिसी भी बनेगी, मार्केटिंग पॉलिसी भी बनेगी, और कोई दूसरे जो डिपार्टमेंट है, जैसा कि मैंने अभी बताया, फाइनेंसिंग, कॉस्टिंग, रिसर्च डिपार्टमेंट, जो सेलिंग डिपार्टमेंट, कॉस्ट एनालिसिस डिपार्टमेंट, क्वालिटी मेंटेनेंस डिपार्टमेंट, तो ये सारी चीजों के लिए भी पॉलिसी बनाई जाएगी। अब हम आगे बढ़ते हैं, फोकस करते हैं जो मटेरियल मैनेजमेंट पॉलिसी बनेगी वो क्या होगी। तो उसके सबसे पहले एरियाज डिफाइन किए जाएंगे, किन किन इफेक्टिव एरियाज में पॉलिसी का रोल रहेगा, यानी कौन से एरियाज इफेक्टिव होंगे। तो अगर हम बात कहें कि एरियाज कौन से होंगे, तो उसे हमने 4 भागों में बांट दिया है और उन एरियाज के हिसाब से हमें टाइम बाउंड गोल्स सेट करने पड़ेंगे। यानी उस पर्टिकुलर एरिया के लिए हमारा एक समय सीमा अवधि का एक लक्ष्य तय होना चाहिए, तब कहीं जाकर के हम उन लक्ष्यों के लिए आगे बढ़ सकते हैं। तो यहाँ ये बात कहते हैं कि अगर एक बात करें कि कौन कौन से एरियाज हैं, तो ध्यान दीजिएगा, एक तो होता है ऑर्गेनाइजेशन यानी संस्था, एंड एज अ होल पूरी संस्था के लिए हम हमारे मटेरियल मैनेजमेंट की क्या पॉलिसी बना रहे हैं। परचेजिंग, जो हमारा प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है वो परचेज पॉलिसी कैसी बनाएगा, यानी किस तरीके से मटेरियल खरीदा जाएगा, कितनी उधार, कितनी कैश, किस सप्लायर से, किस क्वालिटी का, कितनी मात्रा में, वो सारी चीजें वो परचेजिंग पॉलिसी में आ जाता है। अब आ गया स्टोर, जिसको इन्वेंट्री मैनेजमेंट कहते हैं, कि जो चीज हमने खरीद ली, जिस पे हमारी कॉस्ट लग चुकी है, अब उसको मेंटेन करते हुए उसका वैल्यू एडिशन किस तरीके से होना है। तो वैल्यू एडिशन तो हो जाना है अपने आगे जब हम उसका मैन्युफैक्चरिंग या प्रोडक्शन करेंगे, लेकिन उसको प्रोडक्शन में जाने से पहले जो स्टोर किया है उसका मेंटेनेंस, उसका वेयर हाउसिंग मैनेजमेंट या इन्वेंट्री मैनेजमेंट कैसे होगा, ये सारी चीजें इस एरिया में आ जाती है। और एक और एरिया है पॉलिसी मैनुअल, यानी हमने इन सब को ध्यान में रखते हुए जो एक मैनुअल या जो एक हमने गाइडलाइन सेट की है, उस गाइडलाइन को अपने सभी लोगों तक फैला दिया जाए, कम्युनिकेट कर दिया जाए, कन्वे कर दिया जाए, ताकि कि जो टारगेट एक अपना ऑर्गेनाइजर दिमाग में रखे हुए है वही ड्रीम सबके सामने दिमाग में आ जाए। क्योंकि जब तक आप अपने ड्रीम्स कन्वे नहीं करते हैं, ड्रीम्स साकार नहीं होते हैं। आप अकेले कोई काम कर नहीं सकते, काम करना है आपको टीम के साथ, और ड्रीम लेंगे अगर आप अकेले तो कभी भी टीम आपके ड्रीम को पूरा नहीं कर सकेगी। तो इट इज वेरी नेसेसरी टू कम्युनिकेट एंड कन्वे प्रॉपरली योर ड्रीम्स टू योर टीम। क्लियर है? अब आगे बढ़ते हैं। अब ऑर्गेनाइजेशन की अगर बात करेंगे कि हमारा जो मटेरियल मैनेजमेंट है उसमें संस्था की एक पॉलिसी जो बनाई जाएगी, उसमें ये देखा जाता है 2 चीजें, वही मैंने बात पहले कह दी,
कॉस्ट पे तो कंट्रोल करना है, हाउ टू मिनिमाइज द कॉस्ट। उसके बाद में प्रॉफिट जनरेट करने के लिए हमें क्या क्या काम करना है। तो प्रॉफिट जनरेट करने के लिए केवल बोलने से प्रॉफिट जनरेट नहीं होता है, क्वालिटी मेंटेनेंस करना, क्वालिटी एनहेंस करना, कस्टमर सेटिस्फेक्शन को बना के रखना प्लस बढ़ा के रखना, कस्टमर चेन को ना केवल बनाए रखना बल्कि बढ़ाना, मार्केट में संस्था की गुडविल को मजबूत करना, ये सारी चीजें ऑर्गेनाइजेशनल पॉलिसीज में आती हैं। ठीक है, अब जरा आगे बढ़ते हैं कि परचेजिंग पॉलिसी क्या होगी। अब परचेजिंग पॉलिसी मैंने मेरे पिछले वीडियो में भी बताया था कि जब परचेजिंग पॉलिसी की बात होती है तो ये कहा जाता है कि परचेजिंग पॉलिसी दो तरीके की हो सकती है, एक हो सकती है डिसेंट्रलाइज्ड और एक होती है सेंट्रलाइज्ड। सेंट्रलाइज्ड का मतलब होता है कि हर एक खरीद एक व्यक्ति के साथ, एक डिपार्टमेंट के द्वारा ही की जाएगी, और चाहे वो किसी भी डिपार्टमेंट की हो, खरीद वो परचेजिंग डिपार्टमेंट के द्वारा ही की जाएगी, वो तो हो गया सेंट्रलाइज्ड पॉलिसी। और एक होता है डिसेंट्रलाइज्ड पॉलिसी, जिसमें जिसको जैसी जरूरत हो वो अपनी रिक्वेजिशन लगा सकता है और उसके रेट कोटेशन के आधार पर वो अपनी खरीद कर सकता है। इसमें एक ही व्यक्ति का डिसीजन मेकिंग नहीं होगा, उसी के हाथों में सारा मैनेजमेंट नहीं होगा। ये तो हो गई डिसेंट्रलाइज्ड। तो सेंट्रलाइज्ड और डिसेंट्रलाइज्ड का असर आएगा परचेजिंग पॉलिसी पे। एक होता है किस मेथड से हम परचेस करेंगे, जो मटेरियल हमने रिक्विजिशन लगाई है उसको हमें सॉरी खरीद करने के लिए कौन से मेथड को अप्लाई करना पड़ेगा। अब कौन कौन से मेथड हो सकते हैं, देखो मेथड हो सकते हैं कि किस किस उधारी का टर्म्स क्या होगा, किस तरीके से कैश में खरीदा जाएगा, किस परसेंटेज से किया जाएगा मामला, कितना परसेंटेज पहले एडवांस देना पड़ेगा, कितना परसेंटेज जिस खरीद की गई है उस चीज का आगे जो एक्शन हो जाना है, उसका एडवांस एक्शन हो जाना है, उसके हिसाब से उसका पेमेंट किया जाएगा। तो ये जो सारी चीजें होती है ना, उसको सेट करना पड़ता है मेथड ऑफ परचेजिंग पॉलिसीज में। तो ये कहा जाता है कि अगर एक परचेजिंग पॉलिसी का अगर इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट की बात करें तो बहुत सारी चीजें हो जाती हैं। मेथड्स हो गया, उस मेथड में ये हो गया वॉल्यूम कितना होगा, बड़ा वॉल्यूम में खरीद करनी है कि छोटे वॉल्यूम में खरीद करनी है, सीजनल परचेज करना है या एनुअल रेट इंटरेस्ट के हिसाब से कॉन्ट्रैक्ट सेट होना है, उसके अलावा सब कॉन्ट्रैक्टिंग होगा या जो कहना चाहिए एंसिलराइज्ड होगा, यानी एक ही साथ में पूरा एक कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा, सब कॉन्ट्रैक्ट्स की जरूरत नहीं पड़ती है। उसके बाद कहता है जो पावर डेलीगेट की गई है वो किस तरीके से लोगों तक की जाएंगी। फिर पॉलिसीज जो बनाई गई हैं मटेरियल के प्रोक्योरमेंट के रिगार्डिंग, उसमें अगर गवर्नमेंट के साथ में फॉरेन कोलैबोरेशन होता है तो वो किस परसेंटेज पर होगा। ऐसे ही कम्युनिकेशन किया जो जाना है वो डिपार्टमेंट हेड को किया जाएगा या सब लोगों को एक साथ दिया जाएगा, इसका भी अलग अलग तरीका हो सकता है। परचेज डिपार्टमेंट में जो अथॉरिटी होंगी उनका किस तरीके का एक माइंडसेट है, उसके बारे में उनका क्लैरिफिकेशन होना चाहिए कि वो जो भी काम कर रहे हैं वो किस तरीके की रिक्वायरमेंट, स्पेसिफिकेशन या डिलीवरी शेड्यूल्स या ब्रांड नेम, ट्रेडमार्क, इन सब के साथ में उनका ऑर्गेनाइजेशन के साथ में उनका इंटरेस्ट किस तरीके से रहेगा। ऐसे ही एथिक्स क्या होंगे परचेजिंग में। एथिक्स का मतलब होता है कोड ऑफ कंडक्ट, यानी किस नीति को फॉलो करते हुए हम हमारी नीतियों को आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, तो उसके अलावा कहता है पब्लिक इंटरेस्ट को हमें ध्यान रखना होगा, केवल ऑर्गेनाइजेशनल इंटरेस्ट को हम नहीं ध्यान रखेंगे, हमें अपने पब्लिक इंटरेस्ट को बिल्कुल ध्यान रखना होगा। इसके अलावा ये कहता है जो भी पर्सनल्स हैं परचेजिंग डिपार्टमेंट के, हर एक व्यक्ति की ना केवल रेस्पॉन्सिबिलिटी बल्कि अकाउंटेबिलिटी भी क्लियर होनी चाहिए। देखो रेस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब होता है जिम्मेदारी और अकाउंटेबिलिटी का मतलब होता है जवाबदेही। जिम्मेदारी सब लोगों की होती है लेकिन जवाबदेही सबकी नहीं होती। जवाबदेही उन सब लोगों के ऊपर जो हेड होता है उसकी होती है। तो किस तरीके से किसकी कितनी जिम्मेदारी और किसकी जवाबदेही होगी, ये चीज क्लियरली डिफाइन होनी चाहिए परचेजिंग डिपार्टमेंट में। ये सारी बातें कवर की जाती है परचेजिंग पॉलिसी में। तो आपको समझ में आया होगा कि परचेज में किस तरीके से जो कॉर्पोरेट पॉलिसी है उसका रोल होगा। अब जरा आगे बढ़ते हैं स्टोर्स में। स्टोर में वही मैंने बताया आपको कि जैसे चाहे इन्वेंट्री मैनेजमेंट हो या वेयर हाउसिंग मैनेजमेंट हो, ये जो स्टोर का मामला है वेयर हाउसिंग मैनेजमेंट में आता है। ये पूरा एक अलग टॉपिक है जो कि मैं इसी सब्जेक्ट में आगे बढ़ाने वाली हूँ, और आपको ध्यान रहेगा कि स्टोर यहाँ पे जो है वो आगे भी काम आएगा। और स्टोर का मतलब हो गया चाहे आपके वेयर हाउसिंग में आपकी कैपेसिटी का मामला हो या आपकी टेक्नोलॉजी का मामला हो, डिपेंड करता है कि आपका नेचर ऑफ मटेरियल कैसा है। मान लीजिए टिम्बर पर मर्चेंट है
यानी लकड़ी का व्यापारी है, उसके वेयर हाउसिंग यानी गोदाम का अलग स्टाइल, अलग क्वांटिटी, अलग साइज होगा, अलग चीजें होंगी, उसके टेक्नोलॉजी वगैरह की बात करेंगे तो। और अगर एक आइसक्रीम पार्लर है, उसका जो गोदाम होगा वो एक अलग तरीके से होगा। मिल्क प्रोडक्ट या डेयरी का जो वेयर हाउसिंग होगा वो अलग तरीके का होगा, क्योंकि नेचर ऑफ मटेरियल अलग अलग है, डिमांड ऑफ मटेरियल अलग अलग है। तो ये जो चीज होगी, इस चीज को दिमाग में रख के हमारे वेयर हाउसिंग को डेवलप करना होगा, हमारे स्टोर्स को मेंटेन करना होगा, और इसका एक बाकायदा मैनेजमेंट होता है। हर कोई स्टोर नहीं मैनेजमेंट नहीं कर सकता, स्टोर मैनेजर ही एक ढंग से स्टोर मैनेजिंग कर सकता है। इसमें भी होता है स्टोरिंग में भी किस तरीके से लीफो सिस्टम अप्लाई होगा या फीफो सिस्टम अप्लाई होगा, या अल्फाबेटिकल ऑर्डर में स्टोरिंग की जाएगी, या डबल बिन सिस्टम से स्टोरिंग की जाएगी। ये बहुत अलग अलग टेक्निक्स हैं, उन सब चीजों को ध्यान में रख के एक स्टोर का काम किया जाता है। तो इसके लिए भी पॉलिसी बनाई जाती है। अब जरा आगे बढ़ते हैं, पॉलिसी मैनुअल्स। पॉलिसी मैनुअल्स का मतलब एक बकायदा लोगों को मैनुअल्स दे दिए जाएं, बता दिया जाए कि कौन कौन सी चीजों को किस किस तरीके से फॉलो किया जाएगा, और जो लोग हैं उन लोगों को ये बता दिया जाता है कि किसी पर्टिकुलर वर्क को करने के लिए क्या तो गाइडलाइंस है, क्या टर्म्स एंड कंडीशन है, क्या हमारे ऑब्जेक्ट है, और आपको काम कैसे करना है। इन सब कामों की कम्युनिकेशन होना, इफेक्टिवली कन्वे होना, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसी को बोलते हैं जो हमारा पॉलिसी मैनुअल्स है। ठीक है, अब पॉलिसी मैनुअल में एक बात और आपको मैं बताना चाहूंगी कि जो पॉलिसी मैनुअल होता है उसमें एक चीज है, ये कहता है कि जब भी हम कॉम्प्लेक्स नेचर का अगर मटेरियल मैनेजमेंट कर रहे होते हैं तो हमें मैनुअल्स बना लेना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ताकि कि इसलिए होता है क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन का जो चेयरमैन होता है उसको पता होना चाहिए कि हमारे पॉलिसी मैनुअल्स का किस तरीके से वाइफरगेशन हो रहा है, क्या काम किसको दिया जा रहा है, किस काम के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होगा, और किस तरीके से इंश्योरिटी होगी कि ये काम कब कौन करके देगा। तो चाहे तो कह लो रिस्पॉन्सिबिलिटी और चाहे तो कह लो अकाउंटेबिलिटी, इन सबको डिफाइन करने के लिए पॉलिसी फ्रेमिंग होना बहुत जरूरी है, और इसी के लिए मैनुअल्स बनाया जाता है, ताकि कि हर एक व्यक्ति मटीरियल मैनेजमेंट के जितनी भी फॉर्मेलिटीज हैं उनसे फैमिलराइज हो जाए, और उसे ये पता चल जाए कि व्हाई आई एम हियर, मैं यहाँ क्यों हूं। तो इस सब चीजों को ध्यान में रखते हुए मटेरियल मैनेजमेंट में पॉलिसी मैनुअल्स को बनाया जाता है। और एक जो पॉलिसी मैनुअल जो होता है एक तरीके से मटेरियल मैनेजमेंट का एक रिवीजन होता है। लास्ट में हम उसको पढ़ करके, उस मैनुअल को पढ़ करके हम ये देख सकते हैं कि वेदर वी हैव अचीव्ड द ऑब्जेक्टिव्स और नॉट। इफ वी आर वेरिएटेड देन हाउ मच वी हैव वेरिएटेड। अगर हमने हमारे पाथ से भटक गए हैं तो हम कितना भटक गए, और किस तरीके से इसे करेक्शन रिफॉर्म्स कैसे किए जाने हैं, वो सारी चीजें देखी जाती हैं। तो इस तरीके से मैंने बताया कि कॉर्पोरेट पॉलिसी और मटेरियल मैनेजमेंट का किस तरह का संबंध है और कितना एक दूसरे के लिए ये जरूरी है। विदाउट हैविंग अ कॉर्पोरेट पॉलिसी, मटेरियल मैनेजमेंट कैन नॉट अचीव द कॉर्पोरेट गोल्स, राइट। पूरी उम्मीद करती हूँ आपको मेरी क्लास समझ में आई होगी, पसंद में आई होगी। थैंक यू and keep watching my videos regularly.